दोस्तों, मैं राहुल सिंह। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लिखी कहानी डेहरी ऑन सोन टू न्यू दिल्ली पार्ट 2। जिन दोस्तों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं सुना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। पार्ट 1 में अब तक आपने सुना लेखक मामा के घर से गर्मियों की छुट्टियाँ बिताकर अपने सपनों की शहर लौट रहा है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अनजान लड़की अनामिका से होती है। ट्रेन से उतरते समय अनामिका अपना नंबर लेखक की डायरी में लिख देती है, इस उम्मीद से कि लेखक उसे कॉल करेगा। अब आगे। मैंने डायरी बंद की और बैग में रख लिया और फ़ोन पर ट्रेन की लोकेशन चेक करने लगा। ट्रेन को दिल्ली पहुंचने में 1.5 घंटे का समय बाकी था। मैंने अपना बिखरा हुआ सामान, चादर, पानी की बोतल और सीट के किनारे पड़े पेन को समेटा और बैग पैक करके नीचे वाली सीट पर बैठ गया। मन बहुत परेशान था। एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ छूट रहा हो। ऐसा लगा जैसे सफ़र अचानक खत्म हो गया हो। ट्रेन की स्पीड के साथ साथ मेरी बेचैनी भी कम हुई। बोगी में हलचल तेज हो गई थी। लोग अपना सामान लेकर गेट पर खड़े थे। बाहर देखने पर पता चला कि ट्रेन धीरे धीरे गाजियाबाद स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। अलीगढ़ स्टेशन के बाद ये ट्रेन डायरेक्ट दिल्ली ही रुकती है। लाइन क्लियर ना मिलने की वजह से गाजियाबाद स्टेशन के आउटर पर ही रुक गई। दिल्ली से वापस ग्रेटर नोएडा आना दूर पड़ेगा और यहाँ से बहुत नज़दीक है, लेकिन ट्रेन आउटर पर है और जहाँ से पैदल 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मैं इन सभी उधेड़-बुन में लगा ही था कि ट्रेन की हॉर्न बज गई। मैंने हड़बड़ी में ही अपना सामान उठाया और धीरे धीरे चलती ट्रेन से उतर गया। उतरने के बाद मैं बार बार अपने सामान को देखता और जेब टटोलता कि मेरा कुछ सामान छूट तो नहीं गया। यह एक ऐसी शंका है जो प्रत्येक यात्री के मन में पैदा होती है। मैं ट्रेन को जब तक देखता रहा जब तक ट्रेन आंखों से ओझल ना हो गई। मैंने अपना सामान उठाया और बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। अभी 10 कदम ही चला था कि मेरा फ़ोन बजा। कॉल पारुल का था। हेलो यार राहुल, कहाँ हो तुम? पारुल ने सवाल पूछते हुए ये जानना चाहा कि मैं पहुंचा कि नहीं अभी तक। हाँ पारुल, मैं अभी जस्ट उतरा हूँ ट्रेन से, गाजियाबाद हूँ। 1 घंटे में पहुंच जाऊँगा घर, मैंने पारुल को आश्वस्त करते हुए कहा। कुछ खाया तुमने? पारुल ने फिर पूछा। रात ही तो खाया था, अब घर पहुंचकर खा लूँगा, मैंने कहा। कितने केयरलेस हो गए हो यार राहुल तुम गाँव जाकर। और फ़ोन कहाँ था तुम्हारा? कल शाम से ही तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, अब लगी है जाकर। पारुल ने एक सांस में ही अपनी चिंता और शिकायत दोनों जाहिर की। बस 1 घंटे की बात है बाबा, पहुँच जाऊँगा और पहुँचते ही कॉल करता हूँ, मैंने समझाते हुए कहा। हाँ ठीक है, ध्यान रखो अपना, पारुल की आवाज़ आई। पारुल और मेरा रिश्ता करीब 1 साल पुराना है। पहली बार हमारी मुलाकात एक कंप्यूटर क्लास में हुई थी। उसको मेरी बातें और हरकतें बहुत पसंद थी और मुझे उसकी आंखें, उसका सादगी भरा अंदाज। एक होती हैं ब्यूटीफुल लड़कियां, फिर आती हैं वेरी ब्यूटीफुल लड़कियां और फिर आती हैं नोज रिंग पहनने वाली लड़कियां। पारुल भी नोज रिंग पहनती थी, जो कि मुझे बहुत पसंद था। घर पहुंचते ही माँ का चरण स्पर्श किया तो माँ ने टोक दिया, कितना कमज़ोर हो गया है तू। एक माँ के लिए उसका बेटा हमेशा पतला ही होता है। दुनिया की नज़रों में बेशक वो देवेश हो। देवेश मेरे मित्र हैं, जिनका वजन 20 साल में ही 90 किलो के बराबर है। मैं सफ़र में इतना थक चुका था कि बेड पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, सिवाय इसके कि गहरी नींद से पहले अनामिका का चेहरा मेरी नज़रों के सामने बार बार आया था। शाम को जब मेरी नींद खुली तो सबसे पहले मैंने फ़ोन चेक किया।
पारुल के 5 मिस कॉल थे। व्हाट्सएप के सबसे ऊपर चैट्स पर 2 मैसेज पारुल के ही थे। हाय राहुल, पहुंच गए तुम? मैंने सबसे पहले पारुल को ही कॉल मिलाया। बात शुरू हुई तो तमाम गिले शिकवे और गांव में बिताए गए पलों को जाहिर करने में कब 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। उस रोज मैंने अनामिका वाली घटना का भी जिक्र किया और पारुल को सब कुछ बता दिया था। सब कुछ सुनने के बाद पारुल चुप रही। बस एक मुख्तसर सा रिप्लाई आया उसका, अच्छा। उस रोज के बाद 2 बातें सामान्य रूप से होने लगी थीं। पहली बात, सोने से पहले बार बार अनामिका का चेहरा मेरे आंखों के सामने आता, लेकिन मैंने उसे कभी कॉल नहीं किया। मन में तरह तरह के विचार आते, क्या मैं सही कर रहा हूँ अनामिका के साथ? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगले ही पल अपने आप को संतावना दे देता, लेकिन ये मेरे आंखों के सामने उसका चेहरा बार बार क्यों आता है? दूसरी बात, मैं जब भी पारुल से बात करता तो हम 2 नहीं 3 हो जाते, मैं, पारुल और अनामिका। उसे हमेशा ये लगता कि मैंने उसे पूरी बात नहीं बताई, कुछ छुपा रहा हूँ। लेकिन मैं तो उसको सब कुछ बता चुका हूँ। इसके बाद पारुल कभी आगे नहीं बढ़ पाई। वो बार बार एक ही सवाल पूछती, और क्या क्या हुआ था तुम लोगों के बीच? पूरा बताओ। मैं पूरा बता चुका हूँ पारुल, और क्या बताऊँ? मैं ये कहते हुए इरिटेट हो जाता। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी कुछ बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, वरना रिश्तों में भ्रम पैदा हो जाता है। मैं रोज रोज के बेतुके सवालों से तंग आ गया था। मैं सब कुछ खत्म करना चाहता था। जब पारुल से आखिरी बार बात हुई तो मैंने उससे कहा, हमारे बीच वो सब कुछ हुआ जो तुम सोच रही हो और सोच सकती हो। कहते वक्त मेरे आंखों में आंसू थे। मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। पारुल ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। इसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई। अगले महीने मेरे बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने वाले थे, तो मैं भी व्यस्त हो गया था। 2 महीने बीत चुके थे इस बात को। एक शाम बालकनी में बैठे चाय पीते हुए डायरी में लिखे पुरानी गज़लें पढ़ रहा था। तभी मेरा ध्यान अनामिका की लिखावट पर गया। 9875, मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। मैंने ना चाहते हुए भी चाय का कप टेबल पर रखा और नंबर डायल किया। हमारे ज़िंदगी में किसी नए का आना खालीपन को भर देता है। एक रिंग में ही कॉल उठ गई, मानो वो अब भी मेरे कॉल के इंतज़ार में बैठी हो। उस दिन उसके सवाल पूछने पर कि इतने दिनों बाद राहुल, मैंने कुछ सच बोला, कुछ झूठ। शायद मैं सच बोलने से डर रहा था कि कहीं पारुल की तरह नहीं। हमारे बीच बातों का दौर लंबा चला। करीब 1 महीने चले बातचीत के बाद हमने मिलने का प्लान बनाया। सुबह सुबह कॉल की आवाज़ से मेरी नींद खुली। राहुल, तुम आ रहे हो ना? अनामिका थी। हाँ, ठीक 10 बजे मिलूँगा, मैंने नींद में ही कहा। ओके, फिर जल्दी से उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे। टेक केयर। टेक केयर। ये कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया। रास्ते में जाते समय बार बार अनामिका का चेहरा मेरे सामने आता। बॉय कट हेयर स्टाइल, निचले होठ के नीचे तिल का निशान और गर्दन पर बने गहरी चोट का निशान। बस इतनी सी थी ये कहानी। कहानी टॉक्स को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। आप सबको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।